हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि बी फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन जो टॉपिक है वो बेसिक बेस बनाता है हमारा। इस टॉपिक को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है, इसका बेसिकली हम ओवरव्यू दे दें। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स के बीच में कैसे इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, कैसे मैसेज सिग्नलिंग ट्रांसफ़र होती है न्यूरॉन्स के बीच। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो ट्रांसमिशन होती है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में होती है, जो कंडक्शन होती है वो सिंगल न्यूरॉन्स के बीच में होती है। तो आइए न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन, जब दो न्यूरॉन्स के बीच में इम्पल्स का मूवमेंट होता है तब उसको न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहते हैं। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इज ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन बाय केमिकल। हमारे जो ये ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है मैसेज सिग्नलिंग के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ प्री सिनेप्टिक सेल। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म है ये प्री सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक क्या होती है? ये जो हमारा दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस होता है इसको सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जो इससे ऊपर वाली सेल होती है इसको प्री सिनेप्टिक सेल कहते हैं, और जो इससे नीचे वाली होती है उसको पोस्ट सिनेप्टिक सेल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन बाय केमिकल। इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक केमिकल है, इसलिए इसका नाम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ प्री सिनेप्टिक सेल ऑन एक्साइटेशन रिलीज अ स्पेसिफिक केमिकल एजेंट न्यूरोट्रांसमीटर टू क्रॉस अ सिनेप्सिस टू स्टिमुलेट और इनहिबिट द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जब हमारी ये प्री सिनेप्टिक सेल होती है, जब ये एक्साइटेशन को होती है तब ये रिलीज़ करती है एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर, और जो क्या करता है? क्रॉस करता है इस सिनेप्स को और स्टिमुलेट करता है इस पोस्ट सिनेप्टिक सेल को। या वो इसको इनहिबिट करेगा या वो इसको स्टिमुलेट करेगा, वो डिपेंड करता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का है। तो उसके बाद आते हैं न्यूरो कंडक्शन। न्यूरो कंडक्शन हम पहले बता चुके हैं। मूवमेंट ऑफ इम्पल्स विद इन द सिंगल नर्व इज़ नोन एज न्यूरो कंडक्शन। जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, हमारे पास जो सिस्टम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, एएनएस एंड सीएनएस। जो हमारा एएनएस होता है उसके अंदर जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो मेनली कौन से होते हैं? एसिटाइल कोलिन, नोरेफिनेफ्रिन, डोपामाइन। और जो सीएनएस होते हैं उसमें होते हैं गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन। तो आइए, जो हमारा न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है उसमें बेसिकली जो मेन है, जो 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रांसमीटर सिंथेसिस। सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर जो है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो सिंथेसाइज किया जाता है। फिर ट्रांसमीटर की स्टोरेज की जाती है, फिर इम्पल्स की कंडक्शन की जाती है, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है। देन ट्रांसमिशन एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन, तब यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल से। देन पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी होती है और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। अब हम इन 7 स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा न्यूरोट्रांसमिशन होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ, ट्रांसमीटर सिंथेसिस। कैसे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है? फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसमीटर मस्ट बी प्रेजेंट इन द नर्व टर्मिनल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन्स तक अपना मैसेज सिग्नलिंग पहुंचाता है थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर। उससे पहले क्या होता है? जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो हमारे पास सिंथेसाइज होना चाहिए हमारे प्री सिनेप्टिक सेल के अंदर। जो फॉर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसमीटर मस्ट बी प्रेजेंट इन द नर्व टर्मिनल। जो नर्व टर्मिनल, अब एक वर्ड है नर्व टर्मिनल, क्या होता है? जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर ये जो होता है इसको नर्व टर्मिनल कहते हैं। हैंस द ट्रांसमीटर सिंथेसाइज एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसमिशन। इसलिए जो हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये सिर्फ एग्जांपल है। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन की, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है? कोलिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। यहाँ पे हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के
एग्जांपल दे रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है। जो कोलिन होता है वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोलिन को कोलिनर्जिक साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, बाय एन एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम। हमें यहाँ पर एक एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का यूज़ होता है एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम का, और दैट इज़ को ट्रांसपोर्ट सोडियम, और जो कि सोडियम करता है। उसके बाद जैसे कोलिन हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है, देन हमारे पास एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है वो कैटलाइज करता है कोलिन की रिएक्शन विद एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में इस कोलिन के साथ अटैच होके एसिटाइल कोलिन बनाता है, और इस कैटलाइज कौन करता है इस एंजाइम को, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। देन इस तरह हमारा जो है सिंथेसिस होती है एसिटाइल कोलिन की। ऐसे ही हमारे पास ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का एग्जांपल है। हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हम एफिनेफ्रिन की सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है एफिनेफ्रिन है, उसकी सिंथेसिस टायरोसिन से होती है। तो आप उसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है ट्रांसमीटर स्टोरेज। हम यहाँ पे ट्रांसमीटर की स्टोरेज अब होती है। आफ्टर ट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज इट मस्ट बी स्टोर्ड अंटिल द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। हमारा जो ट्रांसमीटर है वो सिंथेसाइज होना चाहिए, जब तक उसको रिलीज़ नहीं करते हैं उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। ट्रांसमीटर स्टोरेज टेक प्लेस विद इन द वेसिकल विच आर टाइनी पैकेट्स प्रेजेंट इन द एक्सोनल टर्मिनल। जो हमारे एक्सोनल टर्मिनल, इसको एक्सोनल टर्मिनल कहते हैं। इसको हमारा यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कोलिन एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज हुआ, देन ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, जहाँ पे स्टोरेज की जाती है इसकी, और ये टाइनी पैकेट्स होते हैं, इसको सिनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं, जो कि एक्सोन टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं। आइए अब इसका तीसरा स्टेप देखते हैं। देन इसका तीसरा स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन। अब स्टोरेज हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास इम्पल्स कंडक्शन शुरू होती है। स्टिमुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉज अ सडन इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस। जैसे ही स्टिमुलेशन होती है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है सोडियम कंडक्टेंस का, लीड टू डीपोलराइजेशन एंड पोटेशियम आयन देन मूव आउट इन द डायरेक्शन ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिपोलराइजेशन अकर। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मलाइज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड बाय एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे ही हमारी इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती हैं, जब स्टिमुलेशन, जब सोडियम की कंडक्टेंस होती है, जब सेल के अंदर सोडियम आता है, उस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जब पोटेशियम आयन मूव होता है तब उसको रिपोलराइजेशन कहते हैं, और इसी को इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, जब सोडियम की कंडक्टेंस हो यानी कि डीपोलराइजेशन, और पोटेशियम आयन देन मूव आउट हुए इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रिपोलराइजेशन हो, उसको इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं। तो हमारे थर्ड स्टेप में ये प्रोसेस होती है कि सोडियम जो है सेल के अंदर आता है, और पोटेशियम देन मूव आउट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सोडियम का कंडक्टेंस और पोटेशियम का बाहर जाना, ये नॉर्मल हो जाता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्टिव पीरियड बाय एक्टिवेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। देन हमारे पास फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमीटर, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिंथेसाइज हो चुका है और जो उसकी स्टोरेज हो चुकी है, उसकी इम्पल्स कंडक्शन के बाद क्या होती है, रिलीज होता है उस न्यूरो ट्रांसमीटर का। द ट्रांसमीटर, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है वो कैसा है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, वो दोनों टाइप का हो सकता है। एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी का है गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों टाइप का हो सकता है। तो जब इसका रिलीज जो द न्यूरोट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन प्री जंक्शनल नर्व, ये जो होती है हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर, इसको प्री जंक्शनल, ये है पोस्ट जंक्शनल। जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो प्री जंक्शनल में स्टोर होता है नर्व एंडिंग पे, प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग में विद इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो स्टोर होता है। नर्व इम्पल्स प्रमोट द फ्यूजन ऑफ वेसिकुलर and axonal membrane through calcium entry which fluidized membrane। क्या होता है, जैसे अभी हमने पिछले स्टेप में देखा कि जैसे इम्पल्स कंडक्शन होता है, इम्पल्स कंडक्शन की वजह से क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है इसका सिनेप्टिक वेसिकल का और एक्सोन मेम्ब्रेन का। फ्यूज़न होने की वजह से क्या होता है, जो सारा कंटेंट होता है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो बाहर आ जाता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स के से बाहर आ जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जैसे जब
कैल्शियम आयन अंदर मूव करते हैं, जब कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। तो ऑल कंटेंट ऑफ द वेसिकल, जो ऑल कंटेंट होता है हमारे वेसिकल्स के, जिसके अंदर ट्रांसमीटर, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे बाहर आ जाते हैं हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो ट्रांसमीटर रिलीज के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि इम्पल्स कंडक्शन हुई। इम्पल्स कंडक्शन होने की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो अंदर आए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो एक्सोनल मेम्ब्रेन से फ्यूजन हुई और जो सारे कंटेंट थे सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो सारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बाहर आ गए। देन हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या होता है, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, कि जब ट्रांसमीटर जो है जब हमारा पोस्ट जंक्शनल पे बाइंड करता है तब क्या क्या एक्शन होते हैं पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे। द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर कंबाइन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हुआ है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है। जैसे कि CNS के न्यूरो ट्रांसमीटर अपने अलग रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और सिंपैथेटिक के अलग, पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो अपने अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है उनके पास कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो जो एसिटाइल कोलिन होती है वो इन रिसेप्टरों पर बाइंड करती है। और इनाड्रेनर्जिक न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर एफिनेफ्रिन एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर, जो एफिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर बाइंड करती है। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही बाइंड करते हैं उन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पर। तो हम जो ये कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर एक्शन हुआ है, द ट्रांसमीटर एक्शन प्रोड्यूस पोटेंशियल विच इज़ फर्दर, जो हमारा ट्रांसमीटर एक्शन होते हैं वो भी दो टाइप का फर्दर डिवाइड है कि दो टाइप से एक्शन प्रोड्यूस होते हैं, या तो हमारा एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा या इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म दी गई हैं, EPSP और IPSP। EPSP की फुल फॉर्म होती है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जब हमारी एक्साइटेशन कोज होती है, एक्शन एक्साइटेशन होती है एक्शन, तो क्या होता है वो, तो उसको एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है इंक्रीज परमिबिलिटी टू केटायंस। इसके अंदर क्या होता है, जब परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है केटायंस की, यानी कि जब इन्फ्लक्स होता है सोडियम और कैल्शियम का, तो उसकी वजह से क्या होती है डीपोलराइजेशन होती है और फॉलोड बाय पोटेशियम इफ्लक्स, और जिसकी वजह से और जिसमें क्या होता है पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। तो एक्साइटेटरी एक्शन कब प्रोड्यूस होता है हमारी पोस्ट सिनेप्टिक सेल में, जब सोडियम और कैल्शियम की एंट्री होती है सेल के अंदर, और जिसकी वजह से जिसको डिपोलराइजेशन कहते हैं, और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, बाहर निकलता है सेल से। और IPSP इसको बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसके अंदर क्या होती है इंक्रीज परमिबिलिटी टू अनायंस, इसके अंदर क्या होता है अनायंस की एंट्री होती है, और जिसकी वजह से क्या होती है इनहिबिटरी रिस्पॉन्स हमें मिलता है। और ये जो हमारी ये एक्शन है ये न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हमें मिलता है एसिटाइल कोलिन से, जबकि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल मिलता है हमें गाबा न्यूरोट्रांसमीटर से। आइए अब इसका पढ़ते हैं। So that chloride ion move in the axonal and try to hyperpolarize the membrane। जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था पीछे ये कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज करते हैं परमिबिलिटी टू अनायंस। अनायंस जो क्लोराइड है ना वो सेल में एंट्री करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है क्लोराइड मूव इन द एक्सोनल, वो एक्सोनल में मूव करना स्टार्ट होते हैं और हाइपरपोलराइज करते हैं मेम्ब्रेन को। और हाइपरपोलराइजेशन कैसे हो सकती है, अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, जो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगे तब भी क्या होता है, यानी पोटेशियम आयन जब बाहर जाने लगे तब भी हाइपरपोलराइजेशन लीड होती है, तब भी हाइपरपोलराइजेशन प्रोसेस होती है। तो द पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमीटर, आइदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। हमने पहले भी बताया कि जो ये पोटेंशियल है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा कि इनहिबिटरी पोटेंशियल होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है IPSP का और EPSP का। IPSP में क्या है, हमने न्यूरोट्रांसमीटर जो है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी सिंथेसिस होती है, फिर इम्पल्स जनरेट होती है, फिर उसको रिलीज होता है उसका, और फिर वो बाइंड करता है, और जिसकी बाइंड होने की वजह से क्या होती है क्लोराइड आयन की एंट्री होती है, यानी कि अनायंस की एंट्री होती है, और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। हाइपरपोलराइजेशन किसको लीड करता है, इनहिबिशन को, जबकि डीपोलराइजेशन किसको लीड करता है, एक्साइटेशन को। EPSP केस में क्या होता है एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होता है, इम्पल्स की कंडक्शन होती है,
और जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम आयन की एंट्री होती है और जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उसका कंटेंट रिलीज होता है सारा न्यूरोट्रांसमीटर, और ये बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या होता है कैटायंस की एंट्री होती है और ये पोटेशियम का इफ्लक्स होता है और डीपोलराइजेशन होती है एक्साइटेशन। तो हमने इस टॉपिक से ये देखा कि जब भी हाइपरपोलराइजेशन होगी सेल की तब इनहिबिशन कोज होगी, और जब भी डीपोलराइजेशन होगी सेल की तब एक्साइटेशन होगी, और ये सब न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6th स्टेप पोस्ट जंक्शन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होगी इन रिसेप्टर पर बाइंड होने की वजह से? ए सुपर थ्रेशोल्ड ईपीएसपी जनरेट अ प्रोपिगेटेड पोस्ट जंक्शन एक्शन पोटेंशियल। यदि अगर तो हमारे पास ईपीएसपी पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल में, सिक्रीशन होगी ग्लैंड की, एंड अदर फंक्शन विच आर एक्साइटरी, जो एक्साइटरी होंगे नेचर में वो सारे फंक्शन होंगे। अगर हमारे पास इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो क्या स्टेबलाइज करता है पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड रेजिस्ट द डीपोलराइज स्टिमुली। जो हमारी सेल डीपोलराइज हो रही है उसको रेजिस्ट करता है हमारा इनहिबिटरी पोटेंशियल रिस्पॉन्स। उसके एट द लास्ट में क्या होता है, 7th स्टेप होता है हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर है उनका टर्मिनेशन हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं। उनको ख़त्म बंद कैसे करते हैं? तो द न्यूरो ट्रांसमीटर इज आइदर लोकली डिग्रेडेड और पार्शली टेकन बैक इनटू द प्री जंक्शनल न्यूरॉन। जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जैसे हमारे पास ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, या तो ये लोकली डिग्रेड हो जाते हैं या इनको वापस ले लिया जाता है हमारे न्यूरॉन्स में, वापस ले लिया जाता है एक्टिव रीटेप्टेक और पार्शली डिफ्यूज अवे बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो लोकली डिग्रेड होते हैं। लोकली डिग्रेड कैसे होते हैं? हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो कोलिन स्ट्रेस की हेल्प से होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में डिग्रेडेट कर देता है। तो इस तरह से जो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का टर्मिनेशन होता है। इनको कैसे रीअपटेक लिया जाता है? इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है NET नोरएफिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे पास, जो इनको वापस से रीअपटेक कर लेते हैं ताकि ये फर्दर अगली प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि कैसे कैसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी भी अच्छे से नहीं समझ आया, कुछ स्टेप अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप इसका एक बार एनिमेशन वीडियो देखें और फिर उसके बाद इसको देखें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।